फिल्म में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी छोटी सी दुकान पर फोन रिपेयरिंग किया करता था और उससे कैसे करोड़पति बन गया। दोस्तों, मूवी बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन से भरी हुई है। अगर आप अपनी जिंदगी में हार मान जाते हो तो इस फिल्म को एंड तक जरूर देखना, और हाँ, अगर चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। फिल्म की शुरुआत में हम जिंगहाओ को देखते हैं जो अपनी 5 साल की बहन के साथ में रहता है, और इसकी माँ की मौत हो गई थी और इसके बाद में इनके पिता इनको छोड़कर चले गए थे। इसलिए जिंगहाओ अपनी बहन का ख्याल रखता है और उसको पालता है। आज अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के बाद यह डॉक्टर से मिलने जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि उसकी बहन के दिल में कोई बीमारी हो गई है, और यह बीमारी इसकी माँ के साथ भी थी। इसलिए उनकी मौत हो गई थी और अब जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया गया। इस छोटी सी बच्ची का तो उसके साथ भी वही होगा जो उसकी माँ के साथ में हुआ था। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे मांग रहे थे, पर जिंगहाओ एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप चलाता है, जहां से वह इतना भी पैसा नहीं कमा पाता कि वह अच्छे से खुद और अपनी बहन को एक वक्त का खाना भी खिला सके। एक रात जिंगहाओ का दोस्त इसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। इसका फ्रेंड एक वेयर हाउस में काम करता है। यहीं से यहाँ पर रखे 6 बॉक्स का पहाड़ दिखाता है। मतलब इन बॉक्स के अंदर सेकंड हैंड मोबाइल फोन रखे हुए होते हैं। ये वेयर हाउस एक आदमी का था और उस आदमी को किसी कारण से जेल हो गई है, और जो यह वेयर हाउस है और जो ये फोन का स्टॉक है, यहाँ पर इसका कोई भी अब मालिक नहीं है। ये ऐसे ही लावारिस पड़े हुए होते हैं। इसका दोस्त कहता कि तू उसको ले जा और इसको ठीक करके भेज देना, सारे मोबाइल को, और जितना भी प्रॉफिट होगा उसे तू रख लेना, बस मुझे इसके बदले में 1 लाख येन दे देना। अब यहाँ पर जिंगहाओ के पास में इतने सारे पैसे तो नहीं होते, पर वह कुछ फोन लेकर घर पर जाता है और उन्हें रिपेयर करता है। जितनी भी उसके पास में नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, उसके दम पर वह उनको रिपेयर करता है। फिर इनको क्वालिटी चेक के लिए भेजता है तो फोन खुल जाता है और बहुत ही अच्छा निकलता है। अभी यह देखकर जिंगहाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोच लेता है कि अब वह सारे फोन खरीद लेगा और रिपेयर करके उनको बेचकर अमीर हो जाएगा। अगले दिन के ये बैंक जाकर लोन के लिए अप्लाई भी कर देता है, क्योंकि इसके पास में 1 लाख येन नहीं होते, उस लड़के यानी उसके दोस्त को देने होते हैं। फिर वहां से मॉल में जाता है मोबाइल शॉप ऑनर के पास और कहता है कि मेरे पास में बहुत सारे मोबाइल फोन है, तुम्हें बना कर ला कर दूंगा, और यहाँ पर इन दोनों में डील फाइनल हो जाती है। यहाँ पर जिंगहाओ अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है तो निकल कर आता है 9 लाख येन, जो कि बहुत ही ज्यादा रकम होती है। इतने में इसकी बहन का ऑपरेशन भी हो जाएगा और उसकी शॉप भी बन जाएगी, और यह अपने लिविंग स्टाइल भी चेंज कर सकता है। अब यह बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेकर आती है, जहां से पता चलता है कि आज के बाद कोई भी सेकंड हैंड फोन को नहीं बेचेगा। अगर कोई बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको जेल हो जाएगी और उसकी दुकान को भी सील कर दिया जाएगा। जिंगहाओ उस शॉप ऑनर के पास में जाता है मिलने के लिए, क्योंकि यह जिंगहाओ के फोन लेने से मना कर रहा होता है। अब जिंगहाओ उदास घर पर आ जाता है, क्योंकि अब इसके जितने भी फोन इसने जो लिए हैं वह कोई सा भी बिकने वाला तो है नहीं, इसके लिए पूरा स्टॉक कबाड़ हो गया था। अब तक वो उसमें से बस 8 से 10 ही फोन बेच पाया था। जिंगहाओ अगले दिन एक बड़ी कंपनी जिसका नाम साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, उनके वहां पर जाता है। जिंगहाओ यहाँ के मैनेजर से मिलता है और उन फोन के बारे में बताता है और कहता है कि हम इनके पार्ट्स को अलग अलग निकाल कर उनको दूसरी कंट्री में सेल कर सकते हैं। भले ही चाइना में नहीं हो बट बाहर तो हो सकते हैं। मगर मैनेजर कहता कि तुम उस फोन को लाकर यहाँ पर दोगे और उसका जो भी पार्ट्स होगा, उसका जो क्वालिटी चेक होगा, वह पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह सभी पुराने फोन होते हैं। और मैनेजर को साथ ही साथ यह भी पता है कि यह तो फेल हो ही जाएगा, और इससे पीछा छुड़ाने के लिए वह तुरंत ये बोल देता कि ठीक है, जाओ एक फोन का करके लाओ और क्वालिटी चेक को पास करके दिखाओ। तो यहाँ से जिंगहाओ चला जाता है और वह काफी मेहनत करता है, फोन के पार्ट्स निकालता है और उनको पैक करता है, फैक्ट्री में लेकर जाता है और यहाँ पर उसको चेक करवाता है, और जो पार्ट्स होते हैं वह क्वालिटी चेक पास कर जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी कंडीशन में है।
जिंगहाओ यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और खुशी खुशी मैनेजर के पास में आता है। और मैनेजर जब यह सुनता है कि वह पास हो गया है तो वह अपनी बात से पलट जाता है। वह कहता है कि मैंने ऐसी कोई भी बात कही नहीं थी कि हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे अगर तुम पास हो गए। अब यहाँ पर जिंगहाओ यह देख कर के ये पलट रहा है और गुस्सा भी आ रहा था, पर वह वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। और मैनेजर यहाँ पर कह देता है कि तुम अभी 20 साल के हो, तुम क्या ही कर लोगे और मुझे परेशान मत करो, चलो भागो यहाँ से। अब जिंगहाओ को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। इस कंपनी के ओनर से मिलने के लिए जाता है, पर ओनर बहुत ही जल्दी में होता है, उसे ट्रेन पकड़ने के लिए जाना है। यह कार में बैठकर निकल जाता है। जिंगहाओ अपने स्कूटर से इसका पीछा करने लग जाता है। बहुत देर तक फाइनल पीछा करने के बाद यह स्टेशन पर पहुंचता है और फिर इसके ट्रेन में घुसकर इसके सामने वाली सीट पर बैठ जाता है और कहता है, क्या मुझे 10 मिनट मिल सकते हैं? और यह कहता है कि आपको परेशान नहीं करूंगा, और फिर अपनी बात को रखता है कि मैं फोन के पार्ट्स को निकालूंगा और उनको हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेंगे, जिससे बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि वह एक तरह से कोड़ा रखा हुआ है और उसके पार्ट्स बहुत ही महंगी बिकेगी। ऑनर कहता कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। जिंगहाओ कहता है कि अगर मैंने कर दिया तो आप खरीदोगे, और ऑनर कहता है कि हाँ मैं खरीद लूंगा। पर ऑनर साथ में ये भी बातें कहता है कि मैं तुम्हें अभी कुछ एडवांस नहीं देने वाला हूँ और ना ही मैं अपने पास से कोई वर्कर दूंगा या कोई पैसे या कुछ भी नहीं दूंगा, जो भी करना है तुम्हें खुद करना होगा। पर एक काट देता है और कहते हैं कि तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मैनेजर को कॉल करके बता देना। अब जिंगहाओ स्टेशन पर खड़ा सोच रहा है कि इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर यह पास हो गया तो यह बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगा, और अगर ये हार गया तो इसकी लाइफ बहुत ज्यादा बदतर और खराब हो जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ अपना उस टाइम तक गवा चुका होगा। कुछ दिन बाद इसकी शॉप भी इससे छीन ली जाती है, क्योंकि इसने लोन लिया था और उसने यह चुका नहीं पाया था, और यह अपनी मोटरसाइकिल को भी भेज देता है क्योंकि पैसे की कमी होने लगी है। इसकी वजह से दुकान भी बंद हो गई है। फिर अपने दोस्त से मिलने जाता है जो कि वहीं पर फैक्ट्री में काम करता है, और उसके पैरों में लेट जाता है तो वह दोस्त इसकी नौकरी लगवा देता है, जो कि एक विंडो क्लीनर, मतलब कि खिड़कियों को साफ करना होगा हवा में लटक कर। अगले दिन जिंगहाओ अपने काम के लिए एक फैक्ट्री रेंट करने जाता है और उसे एक जगह मिल तो जाती है, पर उनको 3000 येन रेंट देना होगा, और वह भी पर महीना। और इसे जिंगहाओ अपनी दोस्त की मदद से मिलकर साफ सफाई करता है और उस जगह को ले लेता है, और यहाँ पर बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली इसको फैक्ट्री के रूप में बदल देते हैं, ताकि यहाँ पर काम आसानी से हो सके। और सभी मोबाइल को यहाँ पर लाया जाता है जो कि मटेरियल है, और फिर अगला काम होता है वर्कर्स को ढूंढना। अब ये सैलरी तो नहीं दे पाएगा क्योंकि ये खुद नहीं कमा रहा होता है, तो उनको सैलरी कहाँ से देगा। इसलिए शुरू में ऐसे लोगों को ढूंढता है जो काम से निकाले गए हैं या किसी और मजबूरी से परेशान है। सबसे पहले एक लड़की को पकड़ता है। यह पहले इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में काम क्या करती थी, लेकिन वहां पर इसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से इसको कम सुनाई देने लगा और वहां से इसको निकाल दिया गया। अब ये ऐसे छोटे मोटे काम करती है। फिर उसको एक लड़का मिलता है जो किसी टाइम पर एक कंपनी में मैनेजर हुआ करता था, और यह काफी WWE की फाइटिंग में इंटरेस्टेड था, तो एक आदमी को उसने मार दिया था तो उसकी मौत हो गई थी। इसी वजह से इसको जेल में जाना पड़ा, और अभी अभी यह छूट कर आया है तो काम ढूंढ रहा है। फिर तीसरा लड़का मिलता है इसको, जो कि सालों से गेम खेल रहा है, मतलब कि एक गेमर है। उसको पैसे कमाने हैं क्योंकि उसको अब शादी करनी होती है, पर यह कहता है कि मैं तो चलूंगा लेकिन मेरे साथ साथ मेरे एक दोस्त भी आएगा, और भी कुछ लोग जो कि ओल्ड होते हैं, और वह भी आ जाते हैं जो कि काफी एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं। और फिर ये कंपनी बन जाती है क्योंकि कई लोग तो आ ही चुके होते हैं, और इस कंपनी को यह लोग नाइस यू नाम देते हैं, और सभी अपने काम पर लग जाते हैं। जिंगहाओ दिन में तो खिड़कियां साफ करता है ताकि अपना खर्चा चला सके, और रात को फोन का काम करता है, और इसकी बहन की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है तो उसका ख्याल भी इसको ही रखना पड़ता है। और कुछ दिन बीत जाते हैं और उस पबजी गेमर को एक लड़की मिल जाती है फाइनली, और वह उससे शादी भी कर लेता है। यहाँ पर सब उसकी शादी में आए हुए होते हैं और सभी इंजॉय भी करते हैं। और जिंगहाओ जब अपनी बहन को शादी के बाद रात को घर लेकर जाता है
तो उस घर के मालिक ने उसके घर पर ताला लगा दिया होता है और बाहर एक पर्चा लगाया होता है कि किराए दोगे तभी ही एंट्री मिलेगी वरना बाहर जाओ यहाँ से, क्योंकि 3 महीनों से इसने रेंट पे नहीं किया होता है घर का। अब रात को ये अपनी बहन को लेकर कहाँ पर जाएगा, इसलिए एक फैक्ट्री के वर्कर के घर पर चला जाता है। फिर फैक्ट्री में एक बेडरूम बनाता है बॉक्स को जोड़कर, ताकि इसकी बहन आराम से वहाँ पर रह सके। और यह देखकर इसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि अपनी बहन को यह कहाँ पर रख रहा है और क्या कर रहा है। गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और यह बहुत ज्यादा रोता है और काम नहीं रोकता, क्योंकि इसे अपनी बहन का इलाज भी तो करवाना पड़ता है। और यह सब कुछ दिनों तक चलता रहता है। और एक दिन फैक्ट्री का ऑनर इससे कहता है कि तुमने 2 महीनों से रेंट भी नहीं दिया है, अगर 1 हफ्ते में नहीं दोगे तो यहाँ से निकल जाना। जिंगहाओ कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो मालिक, मैं सब कुछ चुकता कर दूंगा। पर मालिक इसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि उसको क्या पता कि ये क्या कर रहा है। चारों तरफ से उसके रास्ते बंद हो जाते हैं। जिसके बाद में जिंगहाओ उसी मैनेजर के पास में जाता है और उससे कहता है कि मुझे 1 लाख येन दे दो। और मैनेजर कहता कि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने डील ऐसी ही की थी कि 1 भी पैसा नहीं दिया जाएगा और जो करना तो खुद ही करना पड़ेगा। अब जिंगहाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। इसको अपनी माँ की बहुत याद आती है। इसको अपनी माँ से क्या हुआ एक वादा याद आता है, जिसमें जिंगहाओ ने अपनी माँ से कहा था कि मैं अपनी बहन का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। और अब रात में बारिश होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो फोन के ऊपर जो कवर लगा हुआ था वह पूरा नीचे गिर जाता है। और फिर मालिक आता है और कहता कि 3 दिन का टाइम है, तुम्हारे पास किराया दे दो वरना यहाँ से चले जाना, क्योंकि यह मैं किसी और को दे चुका हूँ। अब यहाँ पर जिंगहाओ अपने वर्कर से मिलता है और बताता है कि अब बस 2 हफ्ते हैं हमारे काम को, और मैंने कब से तुम किसी को भी सैलरी नहीं दी है और पता नहीं मैं दे भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अगर ये सब कुछ फेल हो जाता है तो मान लो कंपनी का मालिक जो पार्ट्स नहीं लेगा तो मैं यह सब पैसा कहाँ से लाकर दूंगा। अब उसका दोस्त कहता कि मैं दे दूंगा इन्हें सैलरी, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं और इन्हें फैक्ट्री से अब निकाल दिया जाता है। अब यह सारे फोन उठाकर अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं और घर से काम करने लग जाते हैं। जिंगहाओ के पास कोई घर नहीं होता है, इसलिए एक नर्सिंग होम में रहता है, वहीं पर मोबाइल रिपेयर का काम करने लग जाता है। एक रात इसकी बहन उठ के देखती है तो वह मन ही मन कहती है कि मेरा भाई मेरे लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। और ऐसे फाइनली 2 हफ्ते बीत जाते हैं और पूरा काम भी खत्म हो जाता है और सारे पार्ट्स चले जाते हैं क्वालिटी चेक के लिए। फिर थोड़ी देर बाद उनकी पूरी टीम को इलेक्ट्रॉनिक्स केयर कंपनी में बुलाया जाता है और ऑनर इनसे मिलता है और इन सभी को शाबाशी देता है कि सारे पार्ट्स पास हो चुके हैं और इन्होंने जो काम किया है वो टाइम पर दिया है। और फिर ऑनर कहता है क्या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लोगे हमारी तरफ से। और इसी तरह की मेहनत के बाद जिंगहाओ ने ये कर दिखाया और 1 साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि बहन का ऑपरेशन भी हो चुका होता है और वह बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और अब उसके सारे फैक्ट्री के वर्कर भी वहां पर आए हैं जो खुश होते हैं। और फिर हम देखते हैं 6 साल बीतने के बाद, जहां पर देखते हैं कि जिंगहाओ को जो कि नाइस व्यू कंपनी का मालिक बना दिया गया है और वह सबसे यंग सीईओ बना है। और अब जिंगहाओ बहुत ज्यादा खुश होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपको वक्त और हालात के साथ कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, पर आप इससे हार नहीं मानिए, क्योंकि एक हीरे की भी कीमत तब लगती है जब उसे कई प्रक्रिया से तराशा जाता है। तो आप भी तभी कामयाबी की बुलंदी हासिल कर सकते हैं जब आप हर मुश्किलों का डटकर सामना करेंगे। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। और भी नई फिल्मों की एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।